3 ही साल बाद मलेशिया सिंगापुर से अलहदा हो गया। इस सेपरेशन की वजह वही एथनिक और रिलीजियस ग्राउंड्स थे जिनकी वजह से सब कॉन्टिनेंट 1947 में डिवाइड हुआ था। इस बंटवारे के बाद ली की मुश्किलात बहुत बढ़ गईं। उसके सामने एक ऐसी कौम थी जिसकी कोई पहचान नहीं थी, जो गरीबी में डूबे हुए थे, जिनके पास करने को कोई काम नहीं था, तालीम नहीं थी और रहने को घर नहीं थे। ली अपनी कौम को इस दलदल से निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी सख्ती करना पड़े। सबसे पहले ली की गवर्नमेंट ने सोशल अनरेस्ट को खत्म करने के लिए फ्री स्पीच को बैन किया। प्रोटेस्ट करने, वायलेंस करने और ड्रग यूज करने वालों को खौफनाक सजाएं दी गईं। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता उस पर केस कर दिया जाता, हत्ता के च्युइंगम फेंकने वालों को भी पब्लिकली सजाएं दी जाती। सुनने में तो ये काफी सख्त लग रहा था, मगर हैरान कुन तौर पर इस सब के जबरदस्त रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। पॉलिटिकल और एथनिक टेंशन कम होना शुरू हो गई। ली का भी यही ख्याल था कि जब तक लोगों को खुशहाली मिलेगी उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं होगी। लेकिन ये तो अभी सिर्फ एक शुरुआत थी। सिंगापुर का उस वक्त सबसे बड़ा इकोनॉमिक मसला था हाउसिंग, यानी रहने के लिए घरों का ना होना। सिंगापुर के 70% लोग कच्ची आबादियों में रहते थे। ली ने एक कंट्रोवर्शियल लॉ पास किया जिसके मुताबिक गवर्नमेंट किसी भी जमीन को सस्ते दाम में खरीद सकती थी। इस सस्ती जमीन को खरीदकर गवर्नमेंट ने सस्ते घर बनाना शुरू कर दिए। लोग इन सस्ते घरों को खरीद सकें, इसके लिए एक रूल पास किया गया जिसमें हर किसी की सैलरी में से 25% काट कर सेंट्रल प्रोविडेंट फंड में सेव किया जाता और 25% गवर्नमेंट अपने पास से देती, और इस तरह ये 50% सेविंग हर बंदे की जमा होती गई और लोगों ने कुछ ही टाइम में घर खरीदना शुरू कर दिए। आज 80% सिंगापुरियंस उन घरों में रहते हैं